ओके चलिए शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम 7 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे जो आपका 8वां न्यूमेरिकल आ रहा है ना, वही खुद जंबो जेट न्यूमेरिकल है। देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा कहता है कि अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W is suspended at rest by 2 strings of negligible weight as shown in the figure, right? तो आपको एक बार दिया हुआ है इस तरह से, और ये बार जो है ना उसका मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, राइट? मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता ना इसका मास, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्ट बीच में रहता, अगर मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता तो। बट ऐसा कह दिया है कि भाई इसका मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, राइट? और हमने इसको दो तरफ से ऐसे वायर से हैंग किया है, राइट? और यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है। चलिए, एक तरफ जो वायर का एंगल है वो 53.1 डिग्री है और दूसरी तरफ जो एंगल है वो 36.9 डिग्री है। Let me write it properly. This is 36.9 डिग्री। पूछा क्या है हमें? The angles made by the strings with the vertical are 36.9 and 53.1 respectively, जो फिगर में आ चुका है ऑलरेडी। The bar is 2 meter long. Calculate the distance of the center of gravity of the bar from its left end. हमें करना क्या है? बार का लेंथ आपको दे दिया है। का चिका कैसे गिरा ये? ओके, होता है कभी कभी रिकॉर्डिंग फ़ोन गिर जाते हैं। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमें ये लेंथ का रॉड दे दिया है 2 मीटर, लेंथ का रॉड नहीं, रॉड का लेंथ दे दिया है 2 मीटर, और ये पूछा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। यू वांट टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से इस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है वो बताओ। और भाई बच्चों अब मेरी बात सुनो, ये रॉड जो है ना वो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म होती ना तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्ट बीच में होता। बट नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी और जगह पर है, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वो पॉइंट जहाँ पे इस रॉड का पूरा वेट एक्ट करता है, राइट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वो पॉइंट जहाँ पे इस रॉड का जो वेट है वो एक्ट करता है। तो मान लेते हैं सपोज कि ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब रॉड का जो वेट है ना वो यहाँ से एक्ट कर रहा है। अब आपका पूरा जो क्वेश्चन है ना वो फोर्स के ऊपर, कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? मुझे फाइंड करना है कि ये वेट मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। तो लेट मी कंसिडर कि लेफ्ट हैंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी x डिस्टेंस के ऊपर है, तो राइट हैंड से अपने आप उसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 - x, क्योंकि पूरा रॉड का लेंथ 2 मीटर है। अभी यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? तो दोनों तरफ डोरी बांधी गई है। डोरी जब भी बांधोगे तो डोरी के अंदर टेंशन फोर्स होता है, राइट? तो यहाँ पे डोरी में क्या होगा? टेंशन होगा, लेट्स कॉल इट T1, और इस तरफ डोरी में ले लो टेंशन T2। ओके, चलिए, टेंशन किसी एंगल के ऊपर लग रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, हम कंपोनेंट लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। चलिए, कौन सा कंपोनेंट कॉस बनेगा, कौन सा कंपोनेंट साइन बनेगा? तो यहाँ पे एंगल 53.1 है, तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी आपका 53.1 डिग्री बनेगा। तो ये वाला कंपोनेंट एंगल के पास है, तो ये क्या होगा? T1 कॉस 53.1, राइट? एंगल के पास है ना, तो ये T1 कॉस 53.1 एडजेसेंट कंपोनेंट, और ये दूसरा कंपोनेंट होगा साइन 53.1 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पे T2 के भी 2 कंपोनेंट पड़ेंगे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। ये एंगल 36.9 है, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये भी होगा 36.9। चलिए, ये कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट है, तो ये होगा T2 कॉस 36.9, और ये होगा आपका T2 साइन 36.9 डिग्री। ठीक है, चलिए, अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप पहले ये डिसाइड करो कि वेरिएबल कितने हैं, क्योंकि जितने वेरिएबल होंगे उतने आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास अननोन वेरिएबल एक तो T1 T2 नहीं पता है, 2 वेरिएबल तो वो हो गए, राइट? फिर एक और वेरिएबल होगा आपका x, बिकॉज x भी नहीं पता है, 3 वेरिएबल हो गया। और ये रॉड का W हम फाइंड नहीं करेंगे,
क्योंकि वो आपको मिलना भी नहीं है, बिकॉज और कोई भी आपको फोर्स का डेटा नहीं दिया है, तो आप ये W वैसे भी फाइंड नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, T1 है, T2 है एंड X है। तो मुझे कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। बना लेंगे 3 इक्वेशन और सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम, आपको ये फॉर्मेलिटी के लिए लिखना पड़ेगा वापस। एक है वेट ऑफ रॉड एक्ट एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट ऑफ रॉड एक्ट एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए, रॉड का वेट एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। सेकंड, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इतने फोर्सेस लग रहे हैं, आपको और कंपोनेंट यहाँ पे डिटेल में दिखाने का काम नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ बता दिया है। अब हम लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, रॉड कहीं भी मूव हो रहा नहीं है, है ना, रॉड अपनी जगह पे एज इट इज़ है, राइट। ये तभी हो सकता है जब रॉड के ऊपर नेट फोर्स कोई ना लगे। तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बिकम 0। रॉड इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लगने वाले नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स इस तरफ लग रहा है T2 sin 36.9 इज इक्वल टू, दूसरा फोर्स इस तरफ लग रहा है। नेट फोर्स बैलेंस कब हो जाएगा, जब इस तरफ का फोर्स और इस तरफ का फोर्स कैसा हो जाए, सेम हो जाए, राइट। तब आपके दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, है कि नहीं, राइट। तो दिस इज गोना बी T1 sin 53.1, ओके। चलिए, अब मेरे पास साइन का स्टैंडर्ड टेबल है, जिस तरह से लॉग एंटी लॉग का टेबल होता है ना, उसी तरह से साइन और कॉस का भी टेबल होता है। तो आपको सीधा सीधा नेचुरल साइन में जाना है और नेचुरल साइन में आपको वैल्यू देख लेना है। बहुत ही सिंपल है, 36 का 9 में देखो तो ऐसा एक टेबल होगा आपके पास। यहाँ पे आपको 36 देखना है डिग्री में और ऊपर 0.9 ये रहा, इधर आपका वैल्यू आएगा 36 में 0.9, ये आपका वैल्यू आने वाला है बच्चों 0.6004। कितना वैल्यू आएगा आपका, 36 का 9 में वैल्यू आ रहा है 0.6004। तो ये मुझे मिला T2 0.6004 इज इक्वल टू T1। अभी 53 का 1 में वैल्यू 53.1, तो देखो वापस साइन टेबल में 53 ये रहा का 0.1 में वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको ऐसा दिखेगा, टेबल आपको इस तरह से होगा। 53 का 1 में वैल्यू आएगा आपका 0.7997, कितना आएगा ये आपका 0.7997। तो देखो मुझे यहाँ से एक रिलेशन मिला जो मुझे काम का है, T1 और T2 के बीच का रिलेशन। क्या रिलेशन मिल रहा है, देखो बच्चों, दैट इज T2 इज इक्वल टू T1 इंटू 0.7997 बाई 0.6004, दैट इज, चलिए 0.7997 डिवाइड बाई 0.6004, दिस इज 1.33। तो चलिए कुछ तो मिला हमें यहाँ से, T1 T2 का रिलेशन मिल गया, T2 इक्वल टू 1.33 T1 गिवन इक्वल टू 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको, राइट। अभी दूसरी बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। सब कुछ कहीं ना कहीं काम आएगा आगे जाके, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए देखिए क्या करेंगे बच्चों हम, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T2 cos 36.9 और दूसरा यहाँ पे लग रहा है T1 cos 53.9। ऊपर की तरफ दो फोर्स है T2 एंड T1 और नीचे की तरफ एक ही फोर्स है, दैट इज द वेट ऑफ रॉड। तो ऊपर के दो फोर्स दैट शुड बी कम इक्वल टू द नीचे का एक फोर्स जो लग रहा है, दैट इज W, ओके। अब आपके पास कॉस का टेबल नॉर्मली नहीं होता, मेरे पास जो बुक है उसमें नेचुरल कॉस का भी टेबल है, बट नॉर्मली आपको कॉस का टेबल नहीं मिलता है, आपको साइन और टेन का टेबल मिलता है। थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों, ऐसा पढ़ा है आपने, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, पढ़ा है ऐसा आपने, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा कुछ आपने रिलेशन पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। तो ये जो आपका कॉस 36.9 है ना, आप इसको 90 में से एंगल माइनस करो, 90 माइनस 36.9 दैट इज 53.1, तो दिस इज सेम एज साइन 53.1,
दिस इज सेम है साइन 53.1 प्लस T1। ओके, ये कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, एंगल को 90 में से माइनस करो, 90 माइनस 53.9, 53.1 फन वन है ना, 90 माइनस 53.1 दैट इज 36.9 डिग्री, दैट इज W। अब ये वैल्यू वापस ढूंढने मत बैठना, आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। T2 इंटू साइन 53.1 ये रहा 0.7997 प्लस T1 इंटू साइन 36.9 का वैल्यू ये रहा 0.6004। यूज करो ये वैल्यूज को आप, दैट इज इक्वल टू W, राइट। और आपके पास T1 T2 का भी रिलेशन है, उसको भी आप यहाँ पे डाल ही दो, काम आएगा आगे जाके। तो T2 की जगह रखो 1.33 T1, चलो T2 की जगह रखो 1.33 T1, ये हमने यूज़ किया फ्रॉम 1 इंटू 0.7997 प्लस T1 इंटू 0.6004 इज इक्वल टू W। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 1.33 इंटू 0.7997 ये हो रहा है आपका 1.063, उसके साथ इसको प्लस करो बिकॉज दोनों टर्म T1 वाले ही है तो ऐड हो जाएगा, प्लस 0.6004। चलिए ये आ रहा है 1.6640, 1.664 T1 इज इक्वल टू W, गिव इट नेम एज 2। चल बच्चा, एक और रिलेशन मिल गया आपको, W का रिलेशन आपको इन टर्म्स ऑफ T1 मिला, W इक्वल टू 1.664 T1। अभी खेल खत्म हुआ नहीं है क्योंकि आपको तो ये X चाहिए। X आपको तभी मिलेगा जब आप लोगे टॉर्क अबाउट एनी ऑफ द पॉइंट, राइट, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूला में, फोर्स के आपने जो रिलेशन लिखे उसमें तो X आया ही नहीं, तो आपको X लाना है ना, तो आपको टॉर्क यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? आपको टॉर्क यूज करना पड़ेगा। चलिए अब टॉर्क के लिए मुझे इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, तो फटाफट इस पार्ट का स्क्रीनशॉट करो क्विकली एकदम। चलिए फटाफट इस पार्ट को स्क्रीनशॉट करेंगे सब लोग, फटाफट एकदम, डन। चलिए गुड। अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले ही कहा 3 वेरिएबल है तो कम से कम आपको 3 इक्वेशन तो लेने ही पड़ेंगे, राइट। यहाँ पे क्या था, आपके पास एक रिलेशन बना था ना, दैट इज T2 इक्वल टू 1.33 T1, दैट वाज योर इक्वेशन नंबर 1। मैं काम करूँगा इसके ऊपर आगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। चले ना, आई विल टेक टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट A, राइट, बिकॉज ये रॉड जो है ना वो बिल्कुल भी रोटेशन नहीं कर रहा है, ये रॉड बिल्कुल भी रोटेशन नहीं कर रहा है। तो रोटेशन नहीं कर रहा है मतलब किसी भी पॉइंट पे टॉर्क नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड we will take torque about point A equal to 0. You can take torque about any point A, B, यहाँ पे B पॉइंट लेके टॉर्क करो, आंसर विल बी सेम। चलिए बच्चों, अब टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और टॉर्क में हमें वही फोर्स लेने हैं जो फोर्स A पॉइंट में से पास नहीं होंगे, क्योंकि जो पॉइंट A में से पास होने वाला है उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, बिकॉज टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है वो? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर आपका फोर्स खुद ही पॉइंट में से पास हो रहा है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। जैसे कि ये T2 देखो, T2 cos 36.9 वो तो A में से पास हो रहा है, उसका कोई टॉर्क नहीं लगेगा। T2 sin 36.9 वो भी A में से निकल रहा है, उसका भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। T1 sin 53.1 पीछे खींचो, वो भी A पॉइंट में से पास होगा, इसका भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क इसका लगेगा अगर आप A पॉइंट पे हाथ रखो और यहाँ से अगर T1 दो तो वो क्या करेगा, रॉड को ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉक, और ये W जो है ना वो रॉड को ऐसे खींच रहा है क्लॉकवाइज, गेटिंग इट, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक इसका टॉर्क लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टॉर्क एक्टिंग इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन शुड बी टॉर्क एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक में घुमाने का एक ही काम कर रहा है T1 cos 53.1, जो इस पॉइंट से 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है, इस पॉइंट से 2 मीटर के ऊपर लग रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे टॉर्क का मतलब होता है फोर्स, फोर्स है आपका T1 cos 53.1, और वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, वो A पॉइंट से डिस्टेंस है उसका 2 मीटर, राइट। टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो A पॉइंट से फोर्स इतना है, डिस्टेंस 2 मीटर है। चलिए ये उसको एंटी क्लॉक घुमाएगा। दूसरी बात, ये W जो लग रहा है वेट, वो उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा एंड इट इज एक्टिंग एट डिस्टेंस x, तो ये हो गया आपका W विच इज एक्टिंग एट डिस्टेंस x, ठीक है, ओके। अब पता चला मैंने T1 को W के फॉर्म में क्यों लाया था, बिकॉज W मेरे पास है ही नहीं। अब ये रिलेशन हम यूज करेंगे यहाँ से, तो फ्रॉम 2
यू कैन राइट T1 इक्वल टू W by 1.664 और यू कैन से W इक्वल टू T1 इंटू 1.664। ये इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे ताकि T1 कट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए T1 इंटू, डू वी हैव द वैल्यू ऑफ cos 53.1? यस वी विल हैव। कहाँ पे है देखो, ये रहा cos 53.1, दैट इज sin 36.9, दैट इज 0.6004। लॉजिक यूज करो, बार बार फाइंड नहीं करना है वैल्यू। 0.6004 इंटू 2, W की जगह में डाल दूंगा ये 1.664 T1 इंटू एक्स। चलो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, मैंने इसको लिखा फ्रॉम 2, मैंने फ्रॉम 2 ये लिखा है। ओके, अब सांस ले सकते हो आप आराम से, बिकॉज नाउ दिस T1 विल बी कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड। आपको ये x से निकालना है ना, तो x आपका आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1.664 को डिवाइड करो। चलिए दैट इज 2 इंटू 0.6004 डिवाइड बाई 1.664, योर आंसर इज 0.7216, 0.7216 मीटर। आपको वही चाहिए था x, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट हैंड से 0.7216 मीटर के ऊपर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट 0.7216 मीटर from left hand, right? This is how you can solve this kind of the question and I hope आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे ये न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। क्लियर न्यूमेरिकल? ओके, फोर्सेस ले लो, फिर फोर्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपेयर करो, वर्टिकल कंपोनेंट कंपेयर करो, इक्वेशन बनाओ, और फिर आखिरी मास्टर स्ट्रोक टॉर्क। टॉर्क अबाउट पॉइंट A शुड बी 0। टॉर्क खाली दो ही फोर्स का लगेगा, एक इसका और W का। टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। बस सिंप्लीफाई करो, आंसर ऐसे चुटकी बजा के आ जाएगा। आय हाय, चलिए बच्चों अगला सवाल नंबर 9, कार का क्वेश्चन। चलो पूछा ऐसा है, अ कार ऑफ वेट 1800 kg, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल इज 1.8 मीटर। एक्सल मतलब व्हील जिसके ऊपर माउंट होता है ना, उसे कहते हैं एक्सल, राइट? तो एक्सल के बीच का डिस्टेंस 1.8 मीटर है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। कार बनानी पड़ेगी पहले तो ही दिमाग चलेगा। चलो ओके, ये आपकी कार है, फ्रंट कौन सा बैक कौन सा नहीं पता चल रहा ना। ओके, लेट मी कॉल दिस इज फ्रंट। ये मेरी डिज़ाइन की हुई कार है और ये बैक है, सीडान गाड़ी है, ज़्यादा फैंसी नहीं करनी है। चलो राइट, ओके, ये फ्रंट व्हील्स है और ये बैक व्हील है। अभी आपका फ्रंट और बैक व्हील के बीच का डिस्टेंस दिया है आपको 1.8 मीटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। तो ये आपका फ्रंट एक्सल है, उससे 1.05 मीटर बिहाइंड, मतलब यहाँ पे कहीं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, वहीं पे उसका वेट लगता है पूरा, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ही क्या है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है, राइट? तो इस पॉइंट के ऊपर बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है। वेट होता है m इंटू जी, मास दिया है आपको 18,000 के 1800 इंटू ग्रेविटी कितना रखना है? 9.8 के 10, लेट्स पुट द ग्रेविटी इज 9.8, राइट? मल्टीप्लाई कर लो इसको, परमिशन हो तो। 1800 इंटू 9.8, चलो दिस इज 17640 न्यूटन। तो इतना वेट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है। चलिए, डिटरमिन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। ओह, आपको ये पूछा है कि जो ग्राउंड होगा ना, जमीन यहाँ पे कितना रिएक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि कार का वेट जमीन पे एक्ट करेगा, तो जमीन उतना ही क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। रिएक्ट कहाँ से करेगा? व्हील थ्रू करेगा, बिकॉज व्हील ही तो कांटेक्ट में होंगे जमीन के, बाकी गाड़ी तो थोड़ी ऊपर होगी, है ना। चलो, अब यहाँ पे आपके पास फ्रंट में 2 व्हील होते हैं, तो यहाँ पे अगर फ्रंट व्हील का रिएक्शन RF है ना, तो यहाँ पे 2 फ्रंट व्हील होंगे, जो एक इसके पीछे है, तो ये 2 टाइम्स RF है। कितना है चमन लोग? 2 टाइम्स RF, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये आपका बैक व्हील है, एक बैक व्हील पे अगर रिएक्शन RB है, तो 2 बैक व्हील पे रिएक्शन होगा 2RB, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिएक्शन of each
front and rear wheel by ground is front का RF है, बैक का RB है रिस्पेक्टिवली। मैंने ईच लिखा है, तो दो फ्रंट व्हील मिलके 2 RF, दो बैक व्हील मिलके 2 RB। नाउ द कार इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम में गाड़ी, तो व्हील से द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार इज 0। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कार, कार ऊपर नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज W, दैट शुड बी इक्वल टू द अपवर्ड फोर्सेस 2 RF प्लस 2 RB, है ना। नीचे की तरफ एक फोर्स है W, ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्सेस है। चलो W है 17640 इस 2 टाइम्स RF प्लस RB। चल बेटा 2 डिवाइड कर कितना आएगा? ए मुन्ना कैलसी कहाँ है? डिवाइड बाई 2 किया 8820 आया। दिस इज RF प्लस RB। चलो इसको दे दो 1, मतलब दोनों रिएक्शन को मिला के होगा 8820। इंडिविजुअल कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, अभी कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, हाँ एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है फिगर में, कि ये डिस्टेंस आपको दिया है 1.05 मीटर। कितना दिया है? 1.05 मीटर ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो मुझे बताओ बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, टेल मी। ओके लेट्स सी। नहीं लेना इसको, नहीं चाहिए वो डिस्टेंस, किसी और तरीके से सॉल्व करते। लेट्स कॉल इट ए पॉइंट। अभी आपकी गाड़ी जो है ना वो एकदम से रोटेशनल भी इक्विलिब्रियम में है, गाड़ी बिल्कुल भी ऐसे रोटेट फोटेट होने वाली नहीं है। गाड़ी रोटेट नहीं हो रही है तो हम कहेंगे टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज 0। आई विल टेक टॉर्क अबाउट पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू 0। फिर देखते क्या होता है। सो आई विल राइट हियर फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ कार, टॉर्क एक्टिंग अबाउट पॉइंट ए इज 0। चलो वापस आया टॉर्क, तो हम लिखेंगे टॉर्क क्लॉकवाइज एंड टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज शुड बी सेम। चलो सोचो कौन ऐसा है जो गाड़ी को क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो अगर आप यहाँ पे हाथ रखोगे ना, तो ये वेट ऐसे खींचोगे ना, तो वेट गाड़ी को ऐसे घुमाने की ट्राई कर रहा है क्लॉकवाइज। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है? W जितना। कितने डिस्टेंस पे लग रहा है ए पॉइंट से? 1.05। ओके, तो दैट इज W इंटू इट इज एक्टिंग एट डिस्टेंस ऑफ 1.05, दैट इज इक्वल टू। चलिए ए पॉइंट को एंटी क्लॉक कौन घुमा रहा है? तो देखो RB ऐसे लग रहा है, वो गाड़ी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई कर रहा है, राइट। तो टॉर्क हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस है ए पॉइंट से? तो ए पॉइंट से पूरा डिस्टेंस है 1.8, तो ये फोर्स है आपका 2 RB, और वो डिस्टेंस पे लग रहा है दैट इज 1.8। कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? वो 1.8 पे लग रहा है, राइट। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा अब ऑन सिंप्लीफाइंग दिस। W का वैल्यू है 17640 इंटू 1.05, 2 इंटू RB इंटू 1.8। चलिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 2, डिवाइड करेंगे 1.8। चलिए ये आ गया 2572.5 न्यूटन। तो रिएक्शन ऑन बैक एक्सल मिल गया आपको RB, आपको मिल गया रिएक्शन ऑन बैक एक्सल, बैक व्हील, सॉरी रिएक्शन ऑन बैक व्हील RB। चलिए RA आपको यहां से मिल जाएगा, R फ्रंट, फ्रॉम 1 वी कैन राइट 8820 इज इक्वल टू RF प्लस RB। RB का वैल्यू है 2572.5, सामने लेके सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 6247। लेट मी चेक द आंसर विद दिस। वेट अ सेकंड। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है, अगर आप सही कैलकुलेट करोगे इट इज 5145। होते रहते हैं बड़े बड़े न्यूमेरिकल में, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है सेनियोरिटा, टेंशन नहीं लेने का। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज RF फ्रंट पे ऊपर रिएक्शन आएगा 3675 न्यूटन। दिस इज द रिएक्शन एट फ्रंट व्हील।
राइट तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कार में दोनों व्हील के ऊपर कितना रिएक्शन लग रहा है, एंड दिस थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाइल डिजाइनिंग द कार को डिज़ाइन करते वक्त एग्जैक्टली नॉलेज होना चाहिए कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंगली पता चलता है कि एक्सेल को कितना लोड बेयर करना है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सेल को डिज़ाइन किया जाता है। राइट ऐसा ही नहीं कुछ भी एक्सेल डाल दिया और काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट करिए इसको। चलिए बच्चों अगले सवाल अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़े हुए आने वाले हैं, तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको पता रहने चाहिए। सवाल नंबर 10 ऐसा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर। चलो हाँ स्फीयर है, स्फीयर के टेंजेंट, ये टेंजेंट होता है राइट, ऐसा लाइन जो उसको टच करके निकले, इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। राइट और आपको दे दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर। ये एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, इसे हम कहते हैं आईसी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, दिस इज गिवन टू यू 2/5 mr²। चलो मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पे करने का काम है नहीं, आई कैन सी कि मुझे जो टेंजेंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो टेंजेंट और ये सेंटर में से पास होता हुआ लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम सिंपली पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे। चलो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस r जितना। राइट तो हम क्या करेंगे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट ऑफ स्फीयर we'll use the parallel axis theorem, I equal to IC plus MD²। कौन सा थियरम है भाई ये, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इक्वल टू IC प्लस MD²। बोलो सेंटर ऑफ मास में से पास होते हुए एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 2/5 mr² प्लस m इंटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना r, तो ये हो जाएगा 7/5 mr²। सिंपल एकदम। चलो ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस कैपिटल R अबाउट इट्स डायामीटर इज mr²/4। अभी देखो पहले फिगर समझो, यू हैव अ डिस्क गिवन और इस डिस्क के डायामीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। डायामीटर मतलब है ऐसा एक्सिस जो इसके डायामीटर के साथ कोइंसाइड करे, तो ये हो गया उसका डायामीटर। तो ये एक्सिस पे आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है mr²/4। पूछा क्या है, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन इट्स एज। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम द एज एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो ये डिस्क का जो प्लेन है उसको नॉर्मल और इस एज में से पास होते हुए एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। राइट ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, दिस इज द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एज एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ डिस्क। ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, वेरी फर्स्ट यू हैव टू यूज़ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कैसे, तो आपको सबसे पहले तो ये एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा जो एक्सिस सेंटर में से पास हो रहा है, दैट इज IC, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट। ओके बिकॉज वंस यू फाइंड द IC देन आप इन दोनों के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक आपका डायमेट्रिकल एक्सिस है, लेट मी गिव इट x एक्सिस, लेट मी कॉल इट z एक्सिस। राइट तो x और z को परपेंडिकुलर, दिस इज गोना बी योर y एक्सिस, और वो भी तो डायमेट्रिकल ही है, वो भी कैसा है भाई, डायमेट्रिकल एक्सिस ही है। राइट ओके तो मैं पहले लिखूंगा कि ये भी आपका डायमेट्रिकल एक्सिस है, तो यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा mr²/4। ओके तो वेरी फर्स्ट स्टेप आई विल फाइंड, स्टेप 1 फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of disk about
एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके लिए हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम, राइट, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। चलो, अगर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम का आइडिया है तो आपको पता होगा कि ये z एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा आई जेड, राइट, दैट इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एंड y दोनों ही आपके डायमेट्रिकल एक्सिस है, जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/4। इस पे भी तो वही है mr²/4, तो z एक्सिस पे पहले आ गया आपके पास mr²/2। ये आपका हो गया पहला स्टेप, राइट। आपको ये z एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया जो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है। अब आपको ये जो एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप पैरेलल एक्सिस थियरम यूज़ करो। ये IC और ये I, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा रेडियस जितना, बिकॉज IC सेंटर में से जा रहा है, ये एज में से जा रहा है, तो डिस्टेंस रहेगा रेडियस जितना। कितना रहेगा डिस्टेंस जो है वो रेडियस इतना रहने वाला है। तो अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे भाई, स्टेप 2 में हम लिखेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थियरम। देखो मैंने ये डिस्क वापस बना दिया यहाँ पे, राइट। मुझे ये एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और ये मैंने फाइंड कर लिया है, इट इज़ IC। दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा R, ओके। यूज़ करो, चलो, I = IC + MD²। चलिए, ये IC का वैल्यू हमने निकाला है z एक्सिस वाला mr²/2 प्लस मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है रेडियस जितना, तो यार आंसर विल बी 3/2 mr²। कितना आंसर रहेगा इसका? आपका आंसर रहेगा 3/2 mr²। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/2 mr²। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करिए। तो चलिए बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू द होलो सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर। वी हैव टू थिंग्स, एक होलो सिलेंडर है, तो एक है आपके पास होलो सिलेंडर, राइट, और दूसरा है आपके पास स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है। यू आर टू थिंग्स, होलो सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर। वी आर अप्लाइंग सेम टॉर्क। टॉर्क मतलब दोनों को इक्वली हम टॉर्क देके घुमा रहे हैं, राइट। चलिए, अप्लाइड सेम टॉर्क, विल राइट हियर। Right, the cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry. तो cylinder is free to rotate, this is the axis of symmetry. Cylinder is free to rotate about this axis of symmetry, मतलब ये cylinder जो है ना वो ऐसे घूम सकता है about its standard axis of symmetry, and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. Sphere is allowed to rotate about the axis passing from the center. चलिए, क्या कहा है, विच ऑफ द टू विल एक्वायर ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर अ गिवन टाइम। किसको ज़्यादा एंगुलर स्पीड मिलेगा? विच एक्वायर मोर एंगुलर स्पीड। एक और पॉइंट यहाँ पे जो डेटा में दिया हुआ है आपको, बोथ हैव सेम मास एंड बोथ हैव सेम रेडियस ऑल्सो। बोथ हैव सेम रेडियस ऑल्सो, राइट। दोनों का मास एंड रेडियस इज सेम है, ठीक है। चलिए, अब आप दोनों को सेम टॉर्क दे रहे हो, ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेम टॉर्क इज अप्लाइड टू सिलेंडर एंड स्फीयर। तो मैं लिखूंगा टॉर्क ऑन सिलेंडर, सी से लिखते हैं उसको, दैट इज इक्वल टू टॉर्क ऑन स्फीयर, उसको एस लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एंगुलर स्पीड की बात आ रही है, अलग अलग शेप दिए हुए हैं, तो टॉर्क का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे I इंटू अल्फा। जिस तरह से फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी तरह से टॉर्क का फॉर्मूला बनता है, मास का काम करता है I, A का काम करता है अल्फा। तो हम टॉर्क का फॉर्मूला यूज़ करेंगे I अल्फा फॉर सिलेंडर, I अल्फा फॉर स्फीयर, राइट। चलिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों होलो सिलेंडर है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो, होलो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², सेम एज रिंग जैसा ही सेम फॉर्मूला रहता है mr², राइट। चलिए, इनटू अल्फा सी, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलिए, मास एंड r² कैंसल, सो वी गॉट alpha of cylinder is equal to 2/5 times alpha of sphere, right? Alpha of cylinder is 2/5 times alpha of the sphere, right? मतलब alpha of cylinder 2/5 is 0.4 only, alpha of sphere। मतलब जो एंगुलर एक्सेलरेशन सिलेंडर को मिल रहा है वो कम है कंपेयर टू द स्फीयर। स्फीयर के कंपेयर में सिलेंडर को खाली 0.4 टाइम्स ही एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा है। मतलब सिलेंडर धीरे धीरे घूमने वाला है क्योंकि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम है, स्फीयर स्पीड में घूमेगा। तो वी कैन राइट हियर एज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इज मोर, it acquire high angular speed after some time, right? स्फीयर ज़्यादा स्पीड में घूमेगा कंपेयर टू द सिलेंडर, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, सिंपल है एकदम। चलिए बच्चों, इसी के साथ एक और क्वेश्चन गिनते हैं, इसी से जुड़ा हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन नंबर 12, इतने में ही आ जाएगा। ऐसा है, अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हाँ माँ पहले उसको स्पेसिफाई करो भाई कि शेप कौन सा है, सॉलिड सिलेंडर। चलिए, इट इज ऑफ मास 20 kg एंड इट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा इज गिवन 100 रेडियन पर सेकंड। तो एक सिलेंडर है ऐसे सॉलिड, ये उसका एक्सिस है एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, वो इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहा है, राइट। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर इज गिवन 0.25 मीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ द सिलेंडर। चलो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम मतलब एल। चलिए, दो चीज़ें निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ओके। चलिए, पहले फाइंड करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज सिलेंडर रोटेट कर रहा है। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², उसी से जुड़ा हुआ m की जगह I डालोगे, v की जगह ओमेगा डाल दोगे। तो आपका पहला फॉर्मूला रहेगा बच्चों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू आई ओमेगा²। चलिए, I अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड पे। पहले I क्या रहेगा, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर मतलब कुल्फी को अगर काटोगे तो डिस्क बनेगा ना, छोटा छोटा। कुल्फी को अगर टुकड़े करोगे तो डिस्क बनेंगे ना। तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वही सिलेंडर का भी होता है सॉलिड में, दैट इज हाफ mr²। हाफ इंटू मास है 20, रेडियस है 0.25, क्या करेंगे उसका स्क्वायर, देखो कितना आ रहा है वो 0.25 इंटू 10, अरे दिस इज 0.625 kg मीटर स्क्वायर। चलिए, लेट्स यूज इट हियर। आई है आपका 0.625, हाफ है आगे, हाँ। ओमेगा आपको रेडियन पर सेकंड में ही दिया है, कोई परफेक्ट यूनिट है एकदम, 100 का स्क्वायर। चलिए, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर बाई 2, दिस इज 3125 जूल। सिंपल आपको कैलकुलेट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा 3125 जूल। कितना रहेगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी रहेगा 3125 जूल, बहुत सिंपल। ओके, दूसरा पूछा है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चा लोग, लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। चलो, आई का वैल्यू 0.625, ओमेगा है 100, योर आंसर इज 62.5। यूनिट क्या रहेगा इसका, व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट क्या होगा बोलो इसका एंगुलर मोमेंटम का। तो सिंपल है, आई का यूनिट है केजी इंटू मीटर स्क्वायर और ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड। नहीं समझ में आए तो दोनों के यूनिट डाल देने के, ओके। अगर आपको और एक यूनिट पता है दैट इज जूल इंटू सेकंड, यू कैन राइट
नहीं पता है तो कोई ज़्यादा होशियारी करने का काम नहीं है। आई का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड करके छोड़ दो, आपका कोई आधा मार्क भी कोई बाप नहीं काट सकता है। ओके, तो ये सिंपल सा सवाल था, तो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आपका रोटेशनल मोशन के एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने 5 ही न्यूमेरिकल गिने हैं, बट जितने न्यूमेरिकल किए ऑल वर इम्पॉर्टेंट। अगले पार्ट में मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।